राजनीति का मोह इतना ज़्यादा होता है कि उम्र चाहे से आपकी 90 हो जाए लेकिन राजनीति करना आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये जब हम फैक्ट देखते हैं कांग्रेस के अंदर तो बिल्कुल सटीक बैठता है। फिर चाहे से वो अशोक गहलोत हो, फिर चाहे से वो हरीश मीणा हो, अपनी राजनीति खत्म ना हो जाए इस डर से युवाओं को आगे आने ही नहीं देते। और इसी का नतीजा है कि नरेश मीणा जैसे युवा नेता ने बगावत कर दी। और ये बगावत किस तरीके से बीजेपी को ले डूबेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ युवा मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और आज मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे मैं आपको बता, क्योंकि नरेश मीणा के साथ कॉलेज में रहे हुए हैं ये लोग। भूपेश जी मेरे साथ यहाँ पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम, धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने नरेश मीणा को बहुत करीब से देखा है। सबसे पहले मैं उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब कर रहे हैं या फिर उन्हें मौका नहीं मिला उसके लिए उन्होंने बगावत की? देखिए मैम, इंसान में कोई ख़राबी नहीं है। नरेश मीणा अपने कॉलेज टाइम से ही स्टूडेंट यूनियन में काफ़ी अच्छा किया है। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंटों के लिए लड़ा है, उनके हकों के लिए उसने आवाज़ उठाई है। लेकिन अपन एक चीज़ मानते हैं कि अपन कितना ही बेहतर करना चाहें, लेकिन अगर रास्ता गलत अपन चुन लें, हालांकि उन्होंने जो पार्टी का चुनाव किया वो पार्टी का चुनाव मेरे हिसाब से गलत था, क्योंकि कांग्रेस की ये एक छवि रही है। पूरा विश्व जानता है इस चीज़ को कि कांग्रेस ने कभी युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया है। ये पूरे राजस्थान के सामने की बात थी कि इससे पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप सभी को पता है कि सीएम का जो चेहरा था वहाँ गहलोत साहब नहीं थे। अशोक गहलोत जी ने सीएम का चेहरा सचिन सर को रखा कि सचिन पायलट आपके आने वाले मुख्यमंत्री होंगे अगर यदि कांग्रेस सत्ता में आती है। तो कांग्रेस सत्ता में आई, क्या सचिन पायलट को उनका हक मिल पाया? नहीं मिल पाया। इसका एक सीधा सा कारण है, सब लोग समझते हैं कि अगर सचिन पायलट वहाँ पर उस टाइम पर मुख्यमंत्री बनते तो मेरा ये ऐसा मानना है कि अशोक गहलोत की राजनीतिक जो गति है उनकी वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, उनका कैरियर वहीं की वहीं चौपटे हो जाता। वही केस आप आज नरेश मीणा के टाइम पर देख लो। नरेश मीणा यदि कांग्रेस से टिकट लेकर यहाँ पर आते तो ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत टक्कर हो सकती थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वरना वर्तमान समय के जो हालात हैं, केसी मीणा जी को किस तरीके से टिकट दिया हरीश जी ने, ये जग जाहिर है। इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सबको पता है। केसी मीणा की जगह नरेश मीणा होता, टक्कर देखने को मिलती है, हमें चुनाव लड़ने का मज़ा आता। लेकिन अब जो त्रिकोणीय समीकरण बन गए हैं, जब देवली उनियारा से नरेश मीणा भी कूद पड़े हैं चुनावी रण में, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना इस समीकरण को बिगाड़ पाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के? मैम, समीकरण तो बिगड़ने की तो खैर नौबत ही नहीं है। अगर नरेश मीणा जो भी यहाँ पर वोट गेन करेगा वो केवल कांग्रेस के गेन कर रहा है। कांग्रेस का युवा उनके साथ में है क्योंकि युवाओं में वो एक अलग ही तरह की उन्होंने ऊर्जा का संचार कर रखा है। लेकिन सामने के प्रत्याशी की मैं बात करूं, जैसे हमारे राजेंद्र जी भाई साहब हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजेंद्र भाई साहब एक जनसेवक के रूप में नहीं, इस देवली उनियारा के एक ऐसे मजबूत स्तंभ के रूप में आपके सामने आए हैं जो चुनाव ना लड़ते हुए भी रात दिन जिसने हर गरीब की मदद की। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बता दूँ। एक मेरे पास में गाँव है ज्योतिपुरा, यहाँ के समुदाय विशेष के लोग थे। उन्होंने उनको कुछ टाइम पहले फ़ोन किया था और फ़ोन पर सीधा सा ये कहा कि भाई साहब, चुनाव में हमने आपको पिछले चुनाव में वोट नहीं किया था, लेकिन हमारी समस्या ये है। तो राजेंद्र भाई साहब ने उनको एक ही बात की थी कि देखो, वो आपका व्यक्तिगत मत है कि आपने मुझे वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जब तक मेरे हाथ में है जो काम करने की, मैं आपके लिए वो काम करके दूंगा। 15-20 मिनट के अंदर उनकी समस्या का समाधान कर दिया। उन लोगों ने भी पूर्णतः समर्थन दिया कि यार, हमारे पास में एक ऐसा नेता है जिसको हमने वोट नहीं किया, उसके बावजूद हम उसको हमारी कोई समस्या बता रहे हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है। एक तरफ राजेंद्र गुर्जर है और दूसरी तरफ हरीश मीणा जैसे लोग भी हैं जो जीत तो गए हैं, लेकिन उस जीत से उन्होंने किस तरीके से अपना दामन छुड़ा लिया है, वो एक मैसेज जो जनता के पास गया है, ये वाकई में सोचने लायक है। विकट है परिस्थितियां अब कांग्रेस के लिए ही, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से उपचुनाव में परफॉर्मेंस देती हुई आई है, मुझे लगता है कि इस बार सारे समीकरण बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है? मैम, रिजल्ट चुनाव का एक तरफा आने वाला है। आप ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जो पार्टी के वोट हैं, लगभग हर पार्टी के अपनी जगह 30 से 40 हज़ार ऐसे फिक्स वोट होते हैं कि आप उम्मीदवार कोई भी खड़ा कर दो, वो पार्टी में जाने हैं। तो कांग्रेस को वो वोट शायद जा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर, जितना मैं घूमा हूँ, जितना मैं यहाँ के लोगों से मिला हूँ, कि कांग्रेस के भी लगभग हम 10 से 15 हज़ार वोट राजेंद्र जी अपने निजी व्यवहार पर
बीजेपी को दिलाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है, जनता से लेकिन जुड़े जिस हैं। तरीके से मुरारी लाल मीणा कह रहे हैं कि पत्थर को भी अगर पायलट के नाम से उतार दिया जाए तो वो पत्थर भी जीत जाएगा, लेकिन क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है कि उस पत्थर को जिता देगी? मैम ये देखो, कहने की बात है, लोग हैं, लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी को किसी का बाप, किसी को किसी का बेटा बना देते हैं। एक हमारे भरतपुर में कहावत है कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो हमारे वहाँ के भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं। मैं भरतपुर की बयाना तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो आज भी अगर जैसे हम भरतपुर के किसी भी बंदे से बात करते हैं तो वो बंदा एक ही चीज़ कहता है, भाई कौन क्या लगता है तुम्हारा? भाई मेरा चाचा सीएम है। तो वही बात उनके विलास साहब की है कि जैसा उन्होंने सोच रखा है कि पायलट साहब को पत्थर के नाम से अगर आप उतार रहे हो तो पत्थर भी जीत जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कलयुग है और कलयुग में जनता देखकर काम करती है। लेकिन चुनाव की जो सरताज है वो जो निर्णय लेती है वो जनता ही होती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पायलट के लिए ये बयान दिया मुरारी लाल मीणा ने कि पत्थर भी उतार देंगे तो वो जीत जाएगा, क्या ऐसा संभव है? जनता सब आदमी को देखती है साहब, जो कैंडिडेट होता है उसको देख के मतलब वोट देते हैं सर। और राजेंद्र जी है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी डाणी में जाते हैं, काम करते हैं। और जैसे वो औरतों भी उनके फ़ोन कर देती है तो वो सब फ़ोन को वो उठाते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और काम कराते हैं सर। अभी वो गए थे हमारे यहाँ, मतलब रास्ता नहीं था बिलवासा डाणी में, कादा था, लेकिन उनकी गाड़ी घस गई तो भी हमारे वहाँ जाके आए हैं सर। तो देखा आपने, जनता से इस तरह का जुड़ाव रखना पड़ता है तब जाकर जनता वोट देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पत्थर को उतार देंगे और पत्थर को जिता देगी जनता, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये वही जनता है जो सिंहासन पलटने की ताकत रखती है और आपको ऊपर आसमान से ज़मीन पर ला पटकती है। और ऐसा ही कुछ अब कांग्रेस के साथ भी होने वाला है। उपचुनावों के सारे समीकरण बदलने वाले हैं। जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, वो हमने आपको बता दिया है। आप भी नहीं सुना है ये पूरा वीडियो तो आप भी बताइएगा क्या सोचते हैं आप। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।